शिव मंदिर के सामने शिवलिंग को प्रणाम करते हुए, हे भोलेनाथ, मैंने बहुत मेहनत करके गार्डन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मैं शहर में प्रोफेशनल गार्डनर के तौर पे सेटल होना चाहती हूँ। माँ, पिताजी, बहन का अच्छे से देखभाल करना चाहती हूँ। बस इतना कीजिए, एक गार्डन डिजाइनर की अच्छी नौकरी लगवा दीजिए। इस तरह वो प्रार्थना कर ही रही थी, तभी बहन सीमा हाथ में एक कवर लेके खुशी खुशी अनामिका के पास आती है। दीदी, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी, बदले में क्या मिलेगा? इस तरह चालाकी से वो कहती है। अनामिका अपनी बहन सीमा के हाथ में कवर देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। बहन, इस कवर के अंदर मेरा ऑफर लेटर है ना? क्या दीदी, आपको कैसे पता चला? इस तरह कहते हुए वो दुखी हो जाती है। अनामिका देर न करते हुए जल्दी से उस ऑफर लेटर को लेकर वो देखने लगती है। नौकरी के लिए ऑफर लेटर देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी से अपनी बहन को चूम लेती है। फिर भोलेनाथ को देखते हुए नमन करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, आप महान हैं। ओम नमः शिवाय। फिर अनामिका अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाती है। उधर सिर्फ 2-3 कस्टमर बैठकर चाय पी रहे थे। होटल बड़ा ही खाली था। तभी वहाँ पर प्रसाद आते हैं। उन्होंने देखा काउंटर पे उसकी पत्नी शारदा बड़े ही उदास बैठी हुई है। प्रसाद शारदा के पास जाते हैं। शारदा, इस तरह 2-3 कस्टमर के लिए तुम दुकान खोल रही हो और यहाँ पर बैठी हुई हो। हमें ऐसी होटल की जरूरत नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि होटल नहीं चाहिए। याद रखिएगा, कभी इसी होटल ने हमारा पेट पाला है। मैं नहीं भूला हूँ शारदा, भले ही तुम कह लो, मुझे पता है तुम होटल आना छोड़ोगी नहीं। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि होटल को पूरी तरह बंद कर दो। हाँ जी, इस होटल के मामले में आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, पर अब जब कह रहा हूँ तो तुम्हें मुझे समझना होगा शारदा। वो कह ही रहे थे कि तब तक शारदा का सेलफोन बज उठता है। अजी, पंडित जी फोन कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं, लगता है रमेश के लिए कोई रिश्ता लेकर वो आए हैं। पहले पूछिए कि अभी पंडित जी कहाँ पे हैं। ये कहकर शारदा फोन उठाती है। हेलो पंडित जी, कहाँ पे हैं? शारदा पूछती है। ठीक उसी वक्त पंडित जी शारदा के गेट के सामने खड़े थे। मैं आपके घर के गेट के सामने खड़ा हूँ। ऐसा क्या? मैं और मेरे पति तो होटल आए हुए हैं। एक काम कीजिए, अब जाके बगीचे के चेयर पे बैठिए, हम अभी 10 मिनट के अंदर आते हैं। ठीक है माँ। इस तरह कहने पर पंडित जी गेट खोलकर अंदर जाते हैं। उधर शारदा और प्रसाद होटल बंद करके बाइक पे बैठ के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर अनामिका और सुमन दोनों बहन घर लौट आती है। माँ, पिताजी गोविंद और कावेरी दिवाकर जी से बात कर रहे होते हैं। वो अनामिका को देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं। बेटा अनामिका, दिवाकर चाचा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही अनामिका आश्चर्य हो जाती है। नौकरी पाने की उसके मन में जो खुशी थी वो गायब हो जाती है। लड़का शहर में रहता है, उनका एक खुद का होटल भी है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। इस तरह कहने पे अनामिका की खुशी तुरंत गायब हो जाती है। उसके हाथ में जो कवर था वो भी जमीन पे गिर जाता है, लेकिन गोविंद उस चीज को देखने के बावजूद परवाह नहीं करते। क्या कहती हो बेटा, लड़के वालों को देखने के लिए कब बुलाएं? माँ, तुम्हें पता भी है कि दीदी क्या सोच रही है? तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अभी चुप ही रहो। तुम ही कुछ नहीं समझ रही हो। पता है ये जो कवर गिर गया उसमें क्या था? चाहे कुछ भी हो, वो सब छोड़ो। ये बताओ, लड़के वालों को देखने के लिए कब बुलाएं? बेटी से पूछोगी तो वो क्या कहेगी कावेरी? हम एक अच्छा दिन देखकर लड़के वाले को बुलाएंगे। अभी भी पंडित जी का फोन हमें नहीं आया है। वो फोन करेंगे तब हम बुलाएंगे। उन्होंने कहा है कि पहले वो बात करेंगे फिर हमें बताएंगे। ठीक है भाई साहब। इसके बाद अनामिका वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके पीछे पीछे बहन सुमन भी चली जाती है। उधर शारदा के घर पे पंडित जी सभी के साथ बैठे हुए थे। पंडित जी सभी को अनामिका की तस्वीर दिखाते हैं। शारदा प्रसाद तस्वीर देखते हैं, रमेश को दिखाते हैं। रमेश तस्वीर देखता है, उसे अनामिका अच्छी लगती है। शारदा दीदी, इस लड़की का नाम अनामिका है, बहुत पढ़ी लिखी है, लड़की बहुत बुद्धिमान भी है। रमेश के कुंडली के अनुसार अगर ये इस लड़की से शादी करे तो रमेश की किस्मत खुल जाएगी।
जो पैसे खो गए हैं वो सब लौट आएंगे। इस रिश्ते को छोड़ना ठीक नहीं होगा। फिर देर ना करते हुए लड़की वालों को कहिए कि हम लड़की देखने आ रहे हैं। ये सब सुनकर रमेश शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन अनामिका के घर पे रमेश पूरे परिवार के साथ अनामिका को देखने के लिए आता है। वो एक दूसरे को देखते हैं, पर अनामिका को वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बस माँ पिताजी का मुंह देखकर राजी हो जाती है। उनके पास जो कुछ था वो देकर रमेश अनामिका की शादी होती है। अब अनामिका का विदाई का वक्त। माँ कावेरी आंसू बहाते हुए, बेटा अनामिका, तुम्हारी पसंदीदा नौकरी और ये शादी दोनों एक ही वक्त आ गया। हम तो शादी करा के जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब तुम नौकरी के बारे में सोचना भी मत। अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन बिताओ। आप पिताजी खुश रहिएगा, बहन का ख्याल रखिएगा। अनामिका जाके कार में बैठ जाती है। गोविंद कावेरी बाई कहकर उसे विदा करते हैं और फिर अनामिका वहाँ से चली जाती है। ससुराल में कदम रखते ही अनामिका सबके साथ मिलजुल के रहना शुरू कर देती है। एक दिन शारदा अपने बिस्तर पर दुखी होकर बैठी हुई थी। तभी अनामिका धीरे धीरे उनके पास जाती है। क्या हुआ माँ जी? सुबह से आपने नाश्ता नहीं किया, दोपहर में खाना नहीं खाया, अभी चाय भी नहीं पी। बताइए ना, किस बात से आप इतनी दुखी हैं? दुखी नहीं होंगी तो क्या करूं बेटा। हमारा एक बड़ा होटल है, कभी वो बहुत चलता था, कई लोग आते थे, हम बहुत पैसे भी कमाते थे। तो अब क्या हुआ माँ जी? वो होटल अभी ठीक से नहीं चल रहा है? नहीं बहू, एकदम खाली पड़ा रहता है। अगर तुम चाहो तो एक बार मेरे साथ कल होटल चलो। ठीक है माँ जी, कल मैं आपके साथ होटल चलूंगी। फिलहाल चलिए, अभी आप कुछ खा लीजिए। ठीक है बहू, चलो खाती हूँ। इस तरह कहकर अनामिका के साथ शारदा भी कमरे से बाहर निकल आती है। अगले दिन शारदा, अनामिका, प्रसाद और रमेश सभी लोग होटल में जाते हैं। एक भी ग्राहक नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। माँ जी, जब ये होटल शुरू हुआ था तब क्या आसपास कोई दूसरा होटल यहाँ नहीं था? हाँ बहू, नहीं था, बस यही एक होटल था। असल में माँ जी, अभी जो होटल आए हैं वो बहुत ही अलग तरह से चल रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। हर दिन छोटे बड़े अलग अलग ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो नए नए तरकीब अपना रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। हाँ अनामिका। और हम हैं कि वही पुराने तरकीब अपनाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा माँ जी, इस होटल को भेज दीजिए। हम हाईवे के पास एक जमीन लेंगे, वहाँ मंडे के आकार में होटल बनाएंगे और फिर उसे चलाएंगे। तो क्या तुम्हें पता है घास से कैसे अंडे बनते हैं? पता है पिताजी, मैंने गार्डन डिजाइनिंग का कोर्स किया ना, मुझ पे भरोसा रखिए। अनामिका के मजबूत इरादे देखकर सभी लोग उस पे भरोसा करते हैं। वो पुराना होटल बेच देते हैं। फिर हाईवे के पास वो एक जमीन खरीदते हैं। वहाँ अनामिका चिड़ियों का घोंसले का इंतजाम करती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग बड़े खुश होते हैं। कैसा लगा माँ जी हमारा चिड़ियों का घोंसला वाला होटल? अब क्या बताओ बहू, ये चिड़ियों का घोंसले वाला होटल देखकर तो मेरी जुबान ही बंद हो गई। बहुत अच्छा हुआ है बहू। हाँ अनामिका, कमाल का बना है। सच कह रहा हूँ, इससे तो हमारा होटल बहुत अच्छा चलेगा। सच में बहू, ये चिड़ियों का घोंसले वाला होटल बहुत ही अच्छा है। थैंक यू पिताजी, मुझे गार्डन डिजाइनर का ऑफर मिला था और साथ ही आपके घर की बहू बनने का। परिवार को देखते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया और नौकरी को ठुकरा दिया और आपके घर आ गई। इसके लिए हमें तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए बहू। आज तुम्हारी सास के चेहरे पे जो खुशी है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह बातचीत करते हैं। फिर पंडित जी को बुला के अच्छा मुहूर्त देखकर वो अपने नए होटल का रिबन कटिंग करवाते हैं। होटल के सामने एक बड़ा सा बैनर टांगा जाता है जिसमें लिखा होता है अनामिका का अंडा होटल। माँ जी, आपने इस बैनर को इस तरह से यहाँ पर क्यों लगाया है माँ जी? कुछ नहीं होगा बहू, यही अच्छा है। आज से हमारा होटल का नाम होगा अनामिका एग होटल। तुम रिबन काटो। सासू माँ के कहे मुताबिक अनामिका खुशी खुशी रिबन काटती है। शारदा जाके कैश काउंटर में बैठती है। कस्टमर खुशी खुशी होटल में आने लगते हैं। रमेश और प्रसाद सर्विस देने में लग जाते हैं। अनामिका किचन संभालती है।
जिस ग्राहक को जो चाहिए वो गर्मा गर्म उन्हें बनाकर देने लगती है। इस तरह अनामिका अपने परिकल्पना के मुताबिक एग होटल बनाती है और लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं, जिससे पूरा परिवार खुशी खुशी व्यापार करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। इस तरह अनामिका अपना ज्ञान और बुद्धि से ससुराल वालों का डूबता हुआ होटल को एक नए होटल में तब्दील कर देती है और पूरे परिवार में खुशियों की लहर ले आती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उगादी त्योहार को लेकर हस्बैंड और वाइफ रमेश और अनामिका बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बच्चे हरीश और भव्या उनके पास आते हैं। फिर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर, माँ, कल उगादी का त्योहार है ना? हाँ भव्या, कल ही है। लेकिन क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हम सब दादी के घर जाएंगे ना, इसीलिए बहन पूछ रही है माँ। इस तरह से कहने पर रमेश और अनामिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। बताइए ना पिताजी, हम दादी के घर कब जाएंगे? इस बार हमें दादा दादी ने अपने घर पे नहीं बुलाया है, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। हम अपने घर पे ही त्योहार मनाएंगे। हमें अपने घर पे रहकर त्योहार नहीं मनाना पिताजी, हमें दादी के घर ही जाना है, उनके साथ हम जाके मनाएंगे। हाँ पिताजी, दादा दादी के साथ हमें बहुत मजा आता है। हमें लगता है कि त्योहार जैसा है, एकदम नया नया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा, इस बार दादा दादी ने हमें उनके घर पे नहीं बुलाया है। वही चर्चा तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ कर रही थी। अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो आप लोग उनके यहाँ जाकर उन्हें हमारे घर पे तो बुला सकते हैं ना। फिर हम यहाँ पे सब मिलके एक साथ त्योहार मनाएंगे। हाँ माँ, भैया ने जो कहा सही कहा, ये बहुत अच्छी तरकीब होगी। हम सब वहाँ चलते हैं और दादा दादी को यहाँ ले आते हैं, फिर हम सब यहाँ एक साथ त्योहार मनाएंगे। ठीक है बच्चों, हम चलेंगे, लेकिन मैं पहले से एक बात कह देता हूँ। अगर दादा दादी यहाँ पर आए तो हम उनके साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे, और अगर नहीं आए तो हम अपने में ही मना लेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे पिताजी। और भव्या, तुम्हारा क्या कहना है? भैया जो बोलेंगे मैं भी वही बोलूंगी। अगर भैया तैयार है तो मैं भी उस बात के लिए तैयार हूँ। ये बातचीत करके वो बाहर निकल ही आते हैं कि देखते हैं घर के बाहर प्रसाद खड़े हैं। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दादाजी। आप कब आए दादाजी? और दादी कहाँ है? दादी नहीं आई, मैं ही आया हूँ। मैं तुम लोगों को देखे बिना तो नहीं रह सकता, इसीलिए सोचा मिल के आता हूँ। अंदर चलिए पिताजी। हाँ पिताजी, अंदर आइए ना। वैसे हम लोग जा ही रहे थे आप लोगों को उगादी का न्योता देने, ताकि आप लोग यहाँ आकर हमारे साथ मनाएं। ठीक है बहू, मैं अभी चलता हूँ, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना, नहीं तो वो लड़ने लगेगी कहकर कि मैं तुम लोगों को साथ ले आया। ठीक है पिताजी, आप लेकिन संभल के जाइएगा, कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने घर पहुँचते हैं जहाँ शारदा के साथ वो रहते थे। फिर 1 घंटा निकल जाता है। प्रसाद बार बार अपने दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। ये बात शारदा गौर करती है। क्या जी, आप बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं शारदा, मैं तो तुम्हें ही देख रहा था। मुझे लगा कि तुम बाहर गई हो, इसीलिए बार बार देख रहा था। क्या बात है, आज बड़ा नया नया बात कर रहे हैं। आपके साथ हुआ क्या? ये क्या बात हुई शारदा? अगर कुछ नहीं कहता हूँ तो तुम कहती हो कुछ नहीं कह रहे। अब कह रहा हूँ तो कह रही हो कि नई बात कर रहा हूँ। ये कैसे चलेगा? वो सब छोड़िए, तो पहले बताइए, अब राशन पानी लाने गए थे। राशन पानी लाने के बाद बेटा बहू का घर गए कि नहीं? उगादी के त्योहार पे माँ का मन कह रहा है कि त्योहार बेटे बहू और बच्चों के साथ मनाए। उनके साथ नहीं तो किसके साथ मनाऊंगी? भले ही वो जाके कहीं और रहे, अलग परिवार चलाए, पर मेरा बेटा तो बेटा ही रहेगा ना। अनामिका भी बहू ही रहेगी, हरीश पोता और भव्या पोती। ये सब कभी बदलता है क्या? अगर ऐसी बात है तो जाके उन्हें क्यों नहीं बुलाती? मैं तो उन लोगों को यहाँ आने के लिए न्योता नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब भी कोई त्योहार होता है आप ही आके पहले कहते हैं बहू बेटा नाती पोती को न्योता भेजो, पर इस बार आप बड़े ही अजीब अजीब बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इस बार मैं इतना प्यार और लगाव दिखा नहीं पा रहा हूँ शारदा, इसीलिए मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा, तुम ही बुला ले आओ।
हर त्योहार में आप ही पूछा करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, पर मैं नहीं जाने वाली। हाँ, अगर हम बुलाए तो भी क्या वो आएंगे? और अगर वो खुद से आए और हमारे साथ मनाना चाहे तो ना कह पाएंगे क्या? तो आप क्या चाहते हैं, मैं उन्हें जाके बुलाऊं या फिर ना जाऊं? नए साल का त्योहार है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम जाके बुला के ले आओ। अगर वो आते हैं तो हम सब एक साथ मिलके उगादी का त्योहार मनाएंगे, और अगर वो बुलाए तो हम वहाँ चले जाएंगे मनाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब एक साथ त्योहार मनाएंगे, यही आप कहना चाहते हैं ना? हाँ शारदा, वैसे भी घर पे बहुत काम है, मैं बेटा बहू को बुला ले आता हूँ, तुम उन्हें आने के लिए कहो। ये बात हो ही रही थी, तब तक हरीश और भव्या घर के अंदर आते हैं। दादी, दादाजी। दादी। उन्हें देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। वो काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। माँ जी, पिताजी, इस बार हम त्योहार अपने घर पे मनाएंगे। जो कुछ भी है उससे हम अच्छे से त्योहार मनाएंगे। चलिए हमारे साथ उस घर में चलिए। इस तरह से कहने पर वो घर पे ताला लगाते हैं और रमेश के घर पे सब चले जाते हैं। वो दिन खत्म हो जाता है। फिर उगादी का त्योहार आता है। क्योंकि उगादी का त्योहार था, इसीलिए सास बहू सुबह सुबह नींद से उठ के घर से बाहर निकल आती है। घर के बाहर बाप बेटा खटिया लगा के दोनों आराम से सो रहे होते हैं। देखो बहू, त्योहार का दिन है, फिर भी ये बाप बेटा को कुछ याद नहीं कि सुबह सुबह उठ के आम का पत्ता ले आए, दरवाजे पे लगाए। ये दोनों आराम से सो रहे हैं। सोने दीजिए ना माँ, कई दिनों के बाद इन्हें छुट्टी का मौका मिला है, इसीलिए आराम से सोने दीजिए इन्हें। इसका मतलब क्या, बाप बेटा ही मेहनत करते हैं और हम लोग घर पे बैठ के सिर्फ आराम करते हैं? नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है माँ जी। असल में मेहनत तो हम भी करते हैं, पर वो मजदूरी का काम करते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वैसे तो बाकी दिन वो सुबह सुबह उठ के मेहनत करते ही हैं। आज त्योहार का दिन है, मौका मिला है, इसीलिए आराम से सो रहे हैं। हाँ, जितना सोना सो लिए। अब तुम जाके उन दोनों को उठाओ, मैं जाके गोबर ले आती हूँ। बाप बेटा उठने पे पूरा आंगन साफ कर लेंगे। ठीक है माँ जी। गोबर का टोकरी ले आना जरा। अभी जाके मैं ले आती हूँ माँ जी। ये कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा वहाँ से अपने पति प्रसाद के पास जाती है। अजी उठिए, अब आज उगादी का त्योहार है। उगादी का बहुत बहुत बधाई हो शारदा। आपको भी। अब जल्दी से उठिए, त्योहार का दिन इस तरह से सोना अच्छी बात नहीं है। अरे अभी तक ठीक से सुबह भी नहीं हुई है शारदा, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तुम्हें जो काम है वो जाके तुम करो। वो कह ही रहे थे, तब तक अनामिका शारदा को गोबर की टोकरी लाकर देती है। माँ जी, आपने मांगा था ना ये गोबर की टोकरी, ये लीजिए, गोबर लेकर आइए। घर में जो काम करना है वो मैं संभाल लेती हूँ। पहले तुम इन बाप बेटे को नींद से उठा के उन्हें आम पत्ता लेने के लिए भेजो, तब तक मैं गोबर लेकर आती हूँ। तुम इधर सारी तैयारी करके रखो। ठीक है माँ जी। इस तरह कहने पर शारदा गोबर की टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर समय निकलता है। आम के पत्तों से, फूलों के माला से पूरे घर को उत्सव के लिए सजाया जाता है। साथ ही सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। अजी, मैंने जो लिस्ट दिया था वो आप बाजार से जाके ले आए? ले आया हूँ शारदा, तुम परेशान मत हो। इतना कहने पर शारदा नया बर्तन, आम, नीम के फूल का छिलका, गुड़, इमली सब कुछ एक साथ ले आती है और घर में एक जगह पे जाके बैठती है। फिर उन सारे सामानों से वो उगादी की चटनी बनाती है। दादी, उगादी की चटनी मैं सबसे पहले खाऊंगा। नहीं दादी, पहले मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। आज नया साल के दिन में तुम बच्चे लोग रोगे नहीं। मैं पहले कहकर तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? मैं सभी को एक सामान दूंगी, फिर हम एक साथ सब मिल के पियेंगे। ये तरकीब अच्छी है दादी, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ दादी, मुझे भी आपकी बात पसंद आई, हम वही करेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका सबके लिए ग्लास ले आके शारदा के पास जाके रख देती है। शारदा उन ग्लास में चटनी डाल देती है। सभी लोग ग्लास उठा लेते हैं। फिर भव्या गिनती करती है और सभी लोग एक साथ पीते हैं। दादी, उगादी की चटनी बहुत अच्छी बनी है। हाँ दादी, बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बच्चे, अब चलो हम सब मंदिर जाएंगे। अभी मंदिर क्यों जाना है दादी? आज मंदिर में पंचांग पढ़ा जाएगा और आज के दिन के विशेषता के बारे में सबको बताई जाएगी। चलो चलो, जल्दी चलो। फिर सभी लोग एक साथ मंदिर जाते हैं।
वहाँ पे पंचांग पढ़ा जाता है। फिर सभी लोग एक साथ एक जगह पे जाके बैठते हैं। हे महादेव, जैसे उगादी की चटनी में हर तरह का स्वाद होता है, वैसे ही हम हर स्वाद को लेकर एक साथ रहे। शारदा ने हाथ जोड़ के मनोकामना की। फिर थोड़ी देर बाद पंचांग पढ़ी गई। नए साल के उपलक्ष्य पर मंदिर प्रांगण में बैठकर सभी लोग उन्हें बहुत अच्छा समय गुजारा और इस तरह शारदा और अनामिका पूरे परिवार के साथ मिलजुल के उगादी का त्योहार मनाती है। अनामिका टीवी के सारे दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।